जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज है 3 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जो है वो जरूर सुनिएगा। और पेन और पेपर साथ में लेकर आप बैठेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, न्यूज़ होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और हमारे पेड कोर्सेज गाइज अवेलेबल हैं। ये ज्ञान सर का पेड कोर्स है। यूबीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, फिर प्रीलिम्स के लिए हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सीजीपीएससी, इनके भी आपकी तैयारी जो है वो हमारे यहाँ करवाई जाती है। और बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो ये आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करने वाले हैं। बट टॉपिक्स में आने से पहले मैं कुछ आपके कमेंट्स जो है वो देखना चाहता हूँ और उस पर रिप्लाई जो है वो करना चाहता हूँ। आपके कमेंट्स आए हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं। वेरी गुड। सर प्लीज, क्या पर्सनल कांटेक्ट नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सनल गाइडेंस मिले तो इस बार सेलेक्ट। यार देखो, सबसे बड़ी मतलब एक प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम लोग को जो है वो चलना रहता है। तो आप इन दिए गए नंबर पर एक बार कांटेक्ट जो है वो कर लो, तो वहां से शायद पॉसिबल हो पाएगा। और इसके अलावा मैं रेगुलर आपको चीजें तो बताता हूँ ही, गाइड तो करता ही हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई जो है वो करनी है। राइट। फिर इसके अलावा पंडित राहुल, यार बहुत बढ़िया। तिवारी जी, आप बहुत बढ़िया जो है वो कर रहे हो। गवर्नमेंट टीचर भी हो आप, है ना? गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग कर जो है वो करते हैं ना आप? आपने मेरे ख्याल से मेंशन किया था। वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया। आपको जो है वो रेगुलरली जो है वो 4-5 घंटे, 6 घंटे से ज़्यादा इन्वेस्ट जो है वो करना नहीं है सेल्फ स्टडी के लिए। और उतना या उससे ज़्यादा तो आप कर ही रहे हो, जैसे कि आपने अपना टाइम शेड्यूल भी बताया। बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंसी बस मेंटेन रखना, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली रहे होगा। क्योंकि इस एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ चाहिए कंसिस्टेंसी। चाहे कुछ हो जाए, अपने रूटीन को मत तोड़ना पढ़ने वाले। फिर इसके अलावा एक स्टूडेंट है निकिता, इन्होंने लिखा है कि बिपिन चंद्र में जो चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चन है, नहीं नहीं नहीं, आप लोग को वो क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग नहीं करनी है। आप सिर्फ आप क्या करो, अगर मेंस की आंसर राइटिंग आपको करनी है और अभी आपके पास कोई ऐसी कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल सा एक काम करो। जैसे आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद जो सिविल सर्विसेज अलग अलग स्टेट पीएससी हो गई, उनमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, वो लिखो। यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मेंस के, उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना? तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। गोल्डी गोल्डी ने लिखा है कि अच्छे भोपाल आए थे वन विहार, सैर सपाटा के नजदीक में होटल ताज है, ताज होटल। तो अक्सर संडे वगैरह को मेरी पार्टीज जो होती हैं वहीं पर होती हैं। तो कभी होगी तो मुलाकात, साथ में वहीं पर मिलेंगे। और वैसे तो आप अभी पढ़ाई करो, सिलेक्शन की पूरी तैयारी करो। सिलेक्शन के बाद जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली पार्टी करेंगे। और आकांक्षा, बिल्कुल आपने ये सोच लिया है कि सिलेक्शन के बाद आप मुझसे मिलोगी, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा और जल्दी होगा। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। गोपाल साहू, इकोनॉमिक सर्वे पर आ जाएगा आपके पास। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमारा जो मेन चैनल है, उस पर भी आप चेक करते रहिए, वहां पर भी वीडियो आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे पूरी अपडेट्स है वो मिल जाती हैं। और बाकी बजट और उसके इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड तो न्यूज़ में आएंगी चीज़ें ऑब्वियसली। तो उस पर हम लोग जो है वो डिस्कशन करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। तो चलिए, बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है वो सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर जो आप लोग जो तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, उनको ये टॉपिक बहुत गुस्सा दिलाता है। अब क्यों गुस्सा दिलाता है, तो उसके बारे में हम बात जो है वो करेंगे। लेटरल एंट्री इन ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ ध्यान से सुनना। और फिर जो भी चीज मैं बोलूंगा वो चीज बस नोट डाउन करना। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, राइट? यानी कि टॉप मोस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए। पर क्या हमेशा आईएएस ऑफिसर ही ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन संभालते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स को भी एंट्री दी जा रही है थ्रू लेटरल एंट्री स्कीम। पर यह कितना सही है या गलत है, तो इस टॉपिक में हम इसी मुद्दे के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो न्यूज के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। लेटरल एंट्री स्कीम एग्जैक्टली है क्या? तो देखो यार, लेटरल एंट्री स्कीम जो है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के सीनियर पोजीशन पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट करती है। सिंपल शब्दों में, प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स को सीनियर मोस्ट पोजीशन पर
सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी, और तब से अब तक 63 लेटरल एंट्रीज जो है वो हो चुकी हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो ये लिख लेना इसके बारे में, इसकी पूरी डेफिनेशन, कि ये प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल को सीनियर ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर, किस बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो है वो अलाउ करती है, राइट। और 2019 से 63 अपॉइंटमेंट्स अभी तक इस प्रकार के देखने को मिले हैं। ये दो चीजें जो है वो आपको लिख लेनी है। लेकिन अभी भी इसके लीगल और पॉलिटिकल इश्यूज हैं। फरवरी 2020 में एक ऑफिसर ने लेटरल एंट्री स्कीम को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के सामने, और बोला कि यह स्कीम लीगली वैलिड नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, आप सोचो, आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी तैयारी करते हो, राइट, और फिर उसके बाद यानी कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, पूरे साल की मेहनत, पूरे से मतलब एक साल तो पूरा एग्जाम ही होता है, 2-3 साल की कड़ी मेहनत उसमें जो है वो आपकी लगती है, राइट, पूरा डेडिकेशन आपका लगता है। फिर उसके बाद आप सेलेक्ट होते हो। सेलेक्ट होने के बाद जो है वो आपको 15-20 साल के बाद जो है वो आपको एक टॉप मोस्ट पोजीशन जो है वो मिलती है, और आप क्या देखते हो कि आप जिस पोजीशन पर बैठे हुए हो उसी के पैरेलल पोजीशन पर, या हो सकता है कि शायद उससे ऊपर आपके, राइट, तो एक और सीनियर मोस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है उस पर एक प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति आकर बैठ बैठ गया। तो आपको गुस्सा नहीं आएगी? इसमें तो करप्शन भी हो सकता है। यस, जो मिनिस्टर्स वगैरह जो है वो अपने खास लोगों को वहां पर उस पोजीशन पे जो है वो बिठा सकते हैं, वो पोजीशन दे सकते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। तो ये गुस्से का विषय है ही, जितने भी आप लोग आने वाले समय के जो ऑफिसर्स हो उनके लिए। इसलिए एक ऑफिसर नहीं, एक आईएएस ऑफिसर नहीं चैलेंज किया था इस लेटरल एंट्री स्कीम को कि भाई ये सही नहीं है। क्योंकि दुख होता है ना भाई, कितनी सालों तक घिसाने के बाद जब आप उस पोजीशन पर बैठते हो और आप देखते हो कि अरे यार वो पोजीशन सरकार जो है वो शॉर्टकट में किसी और को दे रही है। अब सरकार का ये तर्क होता है इस स्कीम को जो है वो लेकर, सरकार ये बोलती है कि भाई हमें एक्सपर्ट चाहिए। अरे तो भैया, आप अपने खुद के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों की अपस्किलिंग करवा के उनको एक्सपर्ट्स बना सकते हो ना। और ऑब्वियस ही बात है कि काफी सारे लोग जो है होते हैं ऑफिशियल्स, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई मिशन कंडक्ट करना होता है, राइट, तो उसमें आप सिर्फ एक्सपर्ट्स को ही बुलाते हैं ना, कि भाई ये ऑफिसर है, ये एक्सपर्ट है, इसने इस प्रकार की केसेस हैंडल किए हैं, तो ये आराम से जो है वो डील कर पाएगा। सुना होगा आपने इस प्रकार की चीजें। तो ये है, मेरे पर्सनली मुझसे अगर आप पूछो तो लेटरल एंट्री स्कीम जो है मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद भाई। और आपका क्या ओपिनियन है इस स्कीम को लेकर, आप भी कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना। बट एक चीज याद रहे, जब मैं आपसे बोलता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, दैट मीन्स कि आपको एक प्रोफेशनल आंसर देना है, मतलब कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप जब नीचे लिखोगे तो आपको यस और नो दोनों लिखना है, कि इसके पॉजिटिव भी हैं, इसके नेगेटिव भी हैं, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमेशा एकदम मुंह उठा के बिल्कुल एकदम नहीं बोलते ना कि अरे हमें भी बुरा लगता है, हटाओ इस स्कीम को। भाई सरकारी स्कीम आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू, भले ही गुस्सा आ रही है कि लग रहा है कि उस स्कीम को फाड़ के फेंक दो उसके कागजों को, बट आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। आपको थोड़ा सा ऑफिसर काइंड ऑफ चीजें रिफ्लेक्ट करके बताना है। तो आप यही चीज मेंशन करोगे कि अच्छी भी है भाई, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर अच्छी भी और बुरी आप बोलोगे नहीं, क्योंकि स्कीम ऑलरेडी है, राइट, 2019 से लागू हो चुकी है, तो ऑलरेडी है स्कीम। तो आप उसको बुरा तो नहीं बोलोगे, बट आप इसके कंक्लूजन कंक्लूजन में सजेशन दोगे कि इट्स बेटर कि हम अपने जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट है उनको जो है वो ट्रेनिंग में भेजें, उनको एक्सपर्ट बनाए, है ना। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जो है वो लीगल चीजें बताता हूं। जैसे आर्टिकल 309 में सिविल सर्वेंट की भर्ती और सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट के कानून से गवर्न होनी चाहिए, राइट। तो क्या लेटरल जो एंट्री स्कीम है इस रूल को तोड़ रही है, या इस रूल को जो है वो मान नहीं रही है? और आर्टिकल 310, गवर्नमेंट का कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के अंडर ऑनरेबल प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए हैं, मास हायरिंग के लिए नहीं है। तो आपको ये आर्टिकल 309 की अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं पब्लिक सर्वेंट्स के, वो बेसिकली एक पार्लियामेंट के कानून के थ्रू, या एक स्टैट्यूटरी रूल होना चाहिए, कानून के द्वारा बनाए गए रूल्स होना चाहिए प्रेसिडेंट अथॉरिटी के अंडर, तो उसके तहत ही सिर्फ गवर्न किए जाएंगे, राइट।
दूसरा, हम लोग को आर्टिकल 310 देखने को मिलता है, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर। इसको डॉक्ट्रेट ऑफ प्लेजर बोलते हैं। ये फैक्ट भी जो है वो ध्यान में रखिएगा। डॉक्ट्रेन ऑफ प्लेजर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रेन ऑफ प्लेजर, है ना। और बट क्रिटिक्स से जो आलोचक है वो यही कहते हैं कि भाई ये तो स्पेशल कंडीशन में लाने की बात की गई थी, आप इसको परमानेंट मत बनाओ, मास हायरिंग के लिए, लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो मत करो। अब अप्रैल 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को बड़ी बेंच जो है वो भेजा था। फिर जुलाई 2023 में केस लिस्ट हुआ, पर अब तक इस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी भी कोर्ट में जो है वो लेटर एंट्री स्कीम को लेकर केस चल रहा है। और जब तक कोर्ट अपना डिसीजन नहीं लेगी तब तक ऑब्वियस ही बात है कि आप इस स्कीम के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। और कोर्ट ने एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, फिर तो दो भर भर के गालियां, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, बट तब तक यू हैव टू बेसिकली रिस्पेक्ट द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये लेटरल एंट्री स्कीम जो है वो आई है, तो इसमें भी टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स होंगे शामिल। स्कीम बनाते समय मिनिस्टर्स तो हैं ही ऑब्वियसली। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो आप किसी के डिसीजन को भी, ऑफिसर्स के डिसीजन को गलत मत बोलना। हाँ गलत है तो आप उसको, आंसर जब लिखोगे ना, तो एक आंसर का तरीका होता है लिखने का, आप उसको वे फॉरवर्ड में डालो। राइट, कि भाई अगर हम अपने ही ऑफिसर को ट्रेन कर दें तो आप तो ज्यादा बेटर होगा। राइट, जिससे कि इस प्रकार के इश्यूज नहीं होंगे। और होता यही है, लेटरल एंट्री स्कीम का ऑफिसर आपको लगता है कि जो रेगुलर ऑफिसर्स हैं वो उनकी बात मानेंगे, या उनके साथ टसल तो रहेगी भाई। जैसे कि पता है एक टसल और होती है, स्टेट पीएससी से जो प्रमोट होके आईएएस बनते हैं ना, उनके बीच में भी लफड़े चलते हैं। राइट, कि लो ये स्टेट पीएससी वाला प्रमोट होके आईएएस बना है, और जो ऑलरेडी जो आईएएस रहता है वो एक अलग जलवे में रहता है। राइट, तो वो भी एक लफड़ा है, सिस्टम में बहुत लफड़े हैं। बट कोई बात नहीं, आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो हर लफड़े झेलना भी है और एंजॉय भी करना है। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस है लेटर एंट्री स्कीम के अंदर, तो ये लिख लेना भैया। सबसे पहले तो यार, लेटर एंट्री का जो टेन्योर होता है ना, ये सिर्फ 3 से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इस वजह से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इंटीग्रेट होने का टाइम नहीं मिलता। अब ऑब्वियस ही बात है, एक कलेक्टर को अपनी डिस्ट्रिक्ट को समझने में ही कम से कम 1 साल लगता है ना, गिरी से गिरी हालत में। और 2 साल के बाद तो उसको ट्रांसफर ही कर दिया जाता है। तो ये भी एक ट्रांसफर वाला इशू बहुत बड़ा हम लोग को देखने को मिलता है। तो इन लोग का भी सेम इशू यहां पर भी है। सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखोगे आप कि क्या क्या इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, कि शॉर्ट टेन्योर और अकाउंटेबिलिटी, ब्रैकेट में लिख देना 3 to 5 years। ठीक है। और आपको लगता है कि ये जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स बन गए हैं लेटरल एंट्री स्कीम के थ्रू, तो क्या ये लोग लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। ये तो बहुत कम पीरियड के लिए आएंगे, और उस कम पीरियड में अगर ये पॉलिसीज वगैरह बना के चले जाएंगे, तो क्या ये लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेंगे? नहीं। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। एकदम से नहीं भी नहीं बोल सकते हो आप। ऑब्वियसली बात है कि कोई एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में और वो एक अच्छा सजेशन दिया, एक अच्छी पॉलिसी बनाई, गवर्नेंस सिस्टम को बेटर करने के लिए अपने रिकमेंडेशन दिए, तो ऑब्वियस ही बात है। और वो अगर फायदेमंद होंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी चीज को नहीं नहीं कहना है ना। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी का इशू होता है, जो मैं भी आपको समझा रहा था। ये लिखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी का इशू। प्राइवेट सेक्टर से आने वाले प्रोफेशनल्स अपनी पुरानी कंपनी या इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं। वो क्योंकि वो इस प्रकार की पॉलिसी बनाएंगे ना, कि उनकी कंपनी को ज्यादा बेनिफिट हो, उनके सेक्टर को ज्यादा बेनिफिट हो। तो क्या ये पॉलिसी मेकिंग में बायस नहीं लगेगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि पॉलिसी मेकिंग में जो है वो किसी प्रकार का पक्षपात है? बिल्कुल यस, है कि नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का इशू। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपस में प्रोफेशनल्स के बीच में लफड़े भी होता है। फिर इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस। जो ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं, इनको आउटसाइडर की तरह, मतलब एग्जिस्टिंग आईएएस ऑफिसर नए लोगों को, लेटरल एंट्री स्कीम से आने वाले लोगों को आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। या आ गए ये बड़े अफसर बनेंगे हैं, क्योंकि उस आईएएस को पता है, अब ऑब्वियस ही बात है कि यार जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक तक, कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक तक पहुंचेगा जो, राइट, और वो देख रहा है कि वहां पर कि अच्छा तुम लेटरल एंट्री से तुम्हारा हुआ है क्या, वहां जाके बैठो चलो। तो ऐसा बहुत होता है। वो उनसे भी होता है जो प्रमोट होके आते हैं आईएएस, जो मैंने आपको बताया ना, स्टेट पीएससी से जो प्रमोट होके आईएएस बनता है, तो उसमें भी बड़ा लफड़ा होता है। तो जो ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर हैं, इनको आउटसाइडर की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है।
और सिविल सर्वेंट्स का कहना है कि उन्होंने टफ यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया है भाई, मजाक नहीं है। और ये आ गए देखो बिना एग्जाम वाले, बिना एग्जाम दिए हमारी पोजीशन पे। तो गुस्सा तो आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन है, इतनी ट्रेनिंग इतने एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे और एक व्यक्ति उचक कर सामने आ जाएगा तो गुस्सा नहीं आएगी। अब इसके एडवांटेजेस लिख लेना। जैसे ये प्रॉब्लम्स तो है, अब इसके एडवांटेजेस जो है वो देख लो। तो पहली चीज तो यार ऑब्वियस ही बात है कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैनेजमेंट, ऐसे सेक्टर्स में जनरलिस्ट आईएएस ऑफिसर उतने एक्सपर्ट्स नहीं होते। लेटरल एंट्री से ये एक्सपर्टीज फिल होती है। 1500 आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज आज की डेट में चल रही है, राइट। फिर भी पता नहीं एग्जामिनेशन के अंदर, अच्छा आपको नहीं लगता कि एग्जाम के अंदर सीट्स बढ़ाई जाए? क्या बोलते हो? आपको नहीं लगता, क्योंकि इतनी शॉर्टेज अपन बता रहे हैं आज की रेट में, तो आपको नहीं लगता कि सीट्स बढ़ाई जाए? हाँ या ना, बस इतना नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, फिर मैं आपको एक बढ़िया सी चीज समझाऊंगा। देखो यार, हर एक इंसान को आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाया जा सकता। डू यू एग्री विद दैट पॉइंट? यस। ऑफिसर या हर, अब देखो जुडिशरी में भी कितनी दिक्कतें हैं, है कि नहीं? जुडिशरी में आप देखो ना, जजेस कितने कम है, उनके उनके पास कितने केसेस का बर्डन है। तो आम आदमी बोलता है कि सोल्यूशन लो, जजेस को जो है वो बढ़ाओ, क्यों कम सीटें जो है वो रखी हैं? भैया देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो पोस्ट होती हैं कितनी आएंगी, इनका एलोकेशन जो है वो एप्लीकेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। और दूसरा, आप हर किसी को आईएएस नहीं बना सकते। उस गद्दी पर वही व्यक्ति बैठेगा जिसका वो माइंडसेट है, वो पर्सनालिटी है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनालिटी, योर माइंडसेट। तो ये चीज है कि 1500 आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज अभी चल रही है। लेटरल एंट्री से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी बढ़ सकती है। फिर प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल से न्यू आइडियाज और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म और करप्शन भी कम हो सकता है। तो वर्क कल्चर और इनोवेशन में इसका फायदा होगा। तो फायदे आपको पता होने चाहिए, लिख लेना। प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच ज्यादा कोलैबोरेशन हो सकता है अगर हम इस प्रकार से पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस करें तो, है ना? तो सिर्फ बस आप बुलेट पॉइंट्स है वो लिखेंगे, ये जो बुलेट पॉइंट्स है, बाकी और लिखने की जरूरत नहीं। और ब्रैकेट में लिख देना आईएएस ऑफिसर की, कितने आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज चल रही है। तो उसका एक बेसिक आपको आइडिया तो पता होना ही चाहिए। तो गाइस अब सवाल उठता है कि हम आगे क्या करें। तो यार देखो, एक रिकमेंडेशन है ड्यूअल एंट्री सिस्टम का। एक बैलेंस सिस्टम हो, ट्रेडिशनल यूपीएससी ऑफिसर्स प्लस लेटरल एंट्री, दोनों को इंक्लूड करें। मिड करियर प्रोफेशनल्स 37 to 42 ईयर्स के लिए लेटरल एंट्री सिस्टम जो है वो रखा जाए। बट यार पता है, मेरे हिसाब से तो रखना नहीं चाहिए। हमारे ही जो लोग हैं उनको एक्सपर्टीज बनाओ। बट फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि इस प्रकार का आपको ओपन माइंडसेट दिखाकर एग्जाम में, भले ही आपके दिमाग में चल रहा है कि हटाओ इसको, स्कीम को फाड़ो, बट फिर भी अब आपको ऑब्वियस ही बात है कि लिखना तो पड़ेगा ही आंसर। और ऐसी अप्रोच लिखनी पड़ेगी कि जिसमें आप न्यूट्रल दिखाई दो, है ना? तो न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। भले ही अंदर क्या चल रहा है वो बताओ मत, बट न्यूट्रल रहो बाहर से। और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग फॉर लेटरल एंट्रेंट्स। लेटरल एंट्रेंट्स यानी कि लेटरल एंट्री के थ्रू जो लोग आते हैं, इनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, ताकि वो ब्यूरोक्रेसी में स्मूथली एडजस्ट कर सकें। फिर स्ट्रॉन्गर बैकग्राउंड चेक और एथिक पॉलिसी पर भी काम करना है। स्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी हो सक मतलब हो, ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर से बायस ना हो। यानी कि ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए कि वो फिर अपनी कंपनी के लिए जो है वो पॉलिसी बना के निकल ले, जिससे कि उसकी कंपनी को बेनिफिट मिले। और जैसा यूएसए में होता है, आईएएस ऑफिसर को भी प्राइवेट सेक्टर का एक्सपोजर मिलना चाहिए, ताकि वो ज्यादा डायनेमिक हो सके। तो एक आईएएस ऑफिसर को तो ऑलरेडी एक्सपोजर रहता ही है यार। बस बस इनको स्पेशलाइज फील्ड में ट्रेनिंग करने की आवश्यकता होती है। जो ऑब्वियस ही बात है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो उनको 2 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग दे, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लोग, इनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट को चलाने का बहुत एक्सपीरियंस होता है, काफी सालों का। तो ये और बेहतर तरीके से जो है वो उभर कर आ पाएंगे। या तो आप ये भी कर सकते हो ना, एक आईएएस ऑफिसर जब रिटायर होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उनको ऑप्शन दे दो कि भाई हम चाहते हैं कि आप इस सेक्टर में जो है वो काम करें, एक्सपर्टिज्म लें। करवाओ ना उनको, फॉरेन कंट्री भेजकर, साउथ कोरिया भेजो उनको, उनको भेजो आप, यूएसए भेजो, लंदन भेजो। वहां वहां पे उनकी ट्रेनिंग करवाओ एक एक्सपर्ट फील्ड में। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ उनको जोड़ दो 2 साल के लिए। फिर वो बाकी के 3 साल, 2 साल के लिए ट्रेनिंग करने के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे सर्व कराओ 3 साल के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज है। तो लेटरल एंट्री
एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है, लेकिन इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है गाइस। तो मैंने आपके ओपिनियन पूछे ही थे, ट्राई करना कमेंट बॉक्स पे आपका ओपिनियन जो है वो देने की, आपको क्या लगता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको एक बैलेंस तरीके से चीजों को जो है वो मेंशन करना है। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, 99% चांसेस है इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिस पर हम बात करेंगे क्रॉस पैथी के बारे में और मेडिकल रेगुलेशन के बारे में इंडिया के अंदर। तो इंडियन मेडिकल सिस्टम और क्रॉस पैथी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया है। क्या आयुष डॉक्टर्स को, आयुष पता है, आयुष का फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, आयुष का फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए? क्या ये पेशेंट्स के लिए डेंजरस है या हेल्थ केयर क्राइसिस का सोल्यूशन है? दैट इज अ बिग इशू। और आज इसी इशू पर पूरी क्लैरिटी मैं आपको दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्रॉसपैथी ये क्या है और न्यूज में क्यों है? तो गाइज, अभी महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने दिसंबर 2024 में एक डायरेक्टिव इशू जारी, मतलब इशू किया, मतलब डायरेक्शन इशू किया, गाइडलाइन जारी करी, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की परमिशन दी गई। यह डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसको अपोज किया और बोला कि यह पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि गांव क्षेत्रों में डॉक्टर्स की कमी को फिल करने के लिए यह जरूरी है। तो क्या ये सोल्यूशन है या एक और प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा? तो आओ इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुद्दा तो आपको समझ में आ गया ना, ये मुद्दा लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? कि मुद्दा आपको क्लियर है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर होम्योपैथी डॉक्टर को बोल रहे हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन लिखो आप। अब वो डॉक्टर एलोपैथी में एक्सपर्ट ही नहीं है और वो एलोपैथी मेडिसिन लिखेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप जानो ये क्रॉस पैथी का मतलब क्या है, क्योंकि यही आपसे एग्जाम में पूछेंगे। क्रॉस पैथी नाम से मेरा क्रॉस, तो जब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज के बाहर जाकर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करे तो उसे क्रॉस पैथी कहते हैं। जैसे आयुष के डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन लिखने लगे तो वो क्या होगा? क्रॉस पैथी हो जाएगी, राइट? तो क्रॉस पैथी की सिर्फ डेफिनेशन लिख लो आप एग्जाम में, इससे रिलेटेड ही बस क्वेश्चन आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। क्या ये इंडिया में कॉमन है? तो बहुत सारे गांव क्षेत्रों में आयुष डॉक्टर्स एलोपैथी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। और इंडिया में तो गांव तो दूर की बात है, शहर के मेडिकल स्टोर चले आना, एक फार्मासिस्ट भी जो है वो हमारे यहाँ, अपन जाते हैं फार्मासिस्ट को बोलते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, सर्दी भी हो रही, बुखार भी हो रहा है और पेट भी खराब है, हाथ पैर में बड़ा दर्द है, वो खुद डॉक्टर बन के आपको मेडिसिन दे देगा। और हर घर में एक दो नमूने डॉक्टर तो होते ही हैं। और लोग अक्सर उनकी सलाह लेकर गलती कर देते हैं। घर में सबसे अच्छी जो डॉक्टर है वो मम्मी है वैसे तो, कायदे में कहा जाए, क्योंकि वो जो नुस्खे देती हैं उससे काफी हद तक चीजें ठीक हो जाती हैं। एंड इवन देखो क्या होता है कि यू मुझे उन लोगों से भी चिढ़े जो बिल्कुल थोड़ी सी छीके नहीं कि वो तुरंत उनको हॉस्पिटल चाहिए, कि अरे हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लग रहा, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर, कुछ लोगों को होता है कीड़ा बार बार डॉक्टर से मिलने का। मुझे उन लोग से दिमाग खराब होता है कि मैंने कहा यार तुम लोग छोटी छोटी बात में टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट उन लोग के ऊपर भी होता है कि भाई एक हफ्ते तक अगर कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है और आप दिखाने नहीं गए तो यू आर एन इडियट। एक हफ्ते से ज्यादा कोई प्रॉब्लम को रोकना नहीं चाहिए अगर कुछ लग रहा है तो। और जो सीरियस कंडीशंस होती हैं जैसे चेस्ट पेन और ये सब चीजें, वो अगर 2-3 दिन से ज्यादा हुआ तो भाई तुरंत दिखाओ, इसमें तो गलती करनी नहीं है। तो देखो क्रॉस पैथी चल रही है भाई, कितनी बड़ी समस्या सोच रहे हो आप, देश के अंदर ही है। तो अब तक कोर्ट्स और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है इस चीज पर, तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट, पहले तो आप लोग को रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2002, ये कानून अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स को एलोपैथी प्रिस्क्राइब करने से रोकता है, याद रखना। पहला तो ये कानून जो है वो आप लिख लो, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है वो, ये मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट
एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 जारी किया, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत। और ये रेगुलेशन जो है वो रोकता है कि अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल जो है वो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी मेडिकल प्रोसीजर ना करें, राइट, कि जिससे कि खतरा हो। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 का, आयुष डॉक्टर्स एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते ये कहता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। एक है नेशनल ये मेडिकल कमीशन, जिसने आयुष डॉक्टर्स को जो है वो रोक दिया है कि वो किसी प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। दूसरा ये एमसीआई का ये रूल। क्लियर, ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का केस भी है 1996 में, पूनम वर्मा वर्मा वर्सेस अश्विन पटेल का केस था। ये केस ऐसा था कि एक होम्योपैथी डॉक्टर ने एलोपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब की जो गलत निकली और पेशेंट की मौत हो गई, और कोर्ट ने कहा कि यह मेडिकल नेग्लिजेंस है। इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी क्रॉस पैथी के अगेंस्ट अपना जजमेंट दिया है। तो सोचो, कोर्ट ने अगर अपने इस प्रकार से क्रॉस पैथी के अगेंस्ट जजमेंट दे दिए हैं तो कितना चिंता वाली बात है ये, है ना। तो ये प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट क्रॉस पैथी को क्यों अलाउ करना चाहती है? पहली पॉइंट यार, रूरल एरियाज में डॉक्टर्स की कमी है। इंडिया के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। सिर्फ 4,413 स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, जबकि 21,964 डॉक्टर्स चाहिए। दूसरा पॉइंट, हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाना है। इंडिया में 13 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स और 5.65 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं, लेकिन ज्यादातर एमबीबीएस डॉक्टर सिटीज में होते हैं, और इस वजह से गांव क्षेत्रों में हेल्थ एक्सेस काफी कम है। फिर गांव क्षेत्रों में कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में एमबीबीएस डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तब आयुष डॉक्टर्स एलोपैथी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इंडिया के अंदर क्रॉसपैथी अलाउ जो है वो की जाए। बट नहीं यार, किसी की जान अगर रिस्क में जा रही है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेडिकल सिनेरियो है। तो क्रॉसपैथी के अगेंस्ट भी काफी सीरियस चिंताएं हैं, पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर। आयुष प्रैक्टिशनर्स की ट्रेनिंग मॉडर्न मेडिसिन में नहीं होती, और इसी वजह से मिस डायग्नोसिस या रॉन्ग मेडिकेशन का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा होता है। एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स और इंटरेक्शन को समझना जरूरी होता है। इसलिए कई बार हमारे जो एलोपैथी वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो साइड इफेक्ट की भी पैरेलली जो है वो गोली देते हैं कि इससे देखो, इस दवाई को खाओगे एसिडिटी होगी, और एसिडिटी के लिए ये वाली दवाई ले लेना, है ना। वो दोनों मतलब आपको एक प्रॉपर डोज बना के देते हैं। ऐसी होता है। बट इसकी डेप्थ जानकारी आयुष के डॉक्टर्स को नहीं है, क्योंकि उसको इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो सामने वाले की तबीयत जो है वो और बिगड़ सकती है। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ये मेडिकल प्रोफेशन की इंटीग्रिटी को हर्ट करता है। अगर होम्योपैथ एलोपैथी प्रिस्क्राइब करने लगे तो एमबीबीएस डॉक्टर का रोल क्या होगा? ऑब्वियसली। और फिर कानून सिर्फ पेपर पर है, गांव क्षेत्रों में मॉनिटरिंग काफी डिफिकल्ट है। हमारे यहाँ भाई आप चले आओ यूएसए लंदन, वहां के आप जाओ मेडिकल स्टोर पे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं मिलता। यहां तो जाकर आप कुछ भी ले सकते हो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, है कि नहीं। तो हमारे मॉनिटरिंग नहीं है, गवर्नमेंट के पास स्ट्रॉन्ग चेकिंग सिस्टम जो है वो नहीं होता। तो अब हमें क्या चीज करनी चाहिए यार? तो सबसे पहले तो हम जनरल प्रैक्टिस सिस्टम को मजबूत करें। इंस्टेड ऑफ अलाउइंग अलाउइंग क्रॉसपैथी, आप क्रॉसपैथी अलाउ मत करो। आप एमबीबीएस डॉक्टर्स को गांव क्षेत्रों में अट्रैक्ट करने के इंसेंटिव्स बढ़ा दो। बेटर सैलरीज और इंफ्रास्ट्रक्चर गांव क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाओ, जिससे कि डॉक्टर्स वहां पर चले जाएं। और अगर आयुष डॉक्टर्स को एलोपैथी प्रिस्क्राइब करना है तो प्रॉपर फार्माकोलॉजी ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, कि उनको भी एक अलग आप ट्रेनिंग कर दो कि भाई ये जो है वो सर्टिफाइड है। और एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस और एग्जाम जो है वो रखा जाए कि आयुष के प्रैक्टिशनर इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर लेंगे तो वो सर्टिफाई हो जाएंगे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए। समझ रहे हो। और फिर टेलीमेडिसिन सर्विस जैसे कि ई संजीवनी, इसका उपयोग बढ़ाओ आप। चलो ठीक है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो टेलीमेडिसिन के थ्रू तो डॉक्टर अवेलेबल हो सकता है ना ऑनलाइन।
ये चीजें, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो, क्रॉस पैथी के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए और पेनाल्टीज होनी चाहिए। तो अब अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि क्रॉस पैथी एक बहुत ही बड़ा एथिकल और लीगल डिबेट है, और हेल्थ केयर का बैलेंस हमें बनाना जरूरी है ताकि पेशेंट्स की सेफ्टी भी बनी रहे और हेल्थ केयर क्राइसिस का सोल्यूशन भी निकले। समझ में आया? ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया है ना? आप कभी भूलोगे नहीं क्रॉस पैथी क्या है। अब पता नहीं सरकार को क्या हो गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये फिर एक और आ गया वन नेशन वन टाइम। तो इसके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। एक रिवोल्यूशनरी चेंज लाने की तैयारी हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 90% से ज्यादा चांसेस ये क्वेश्चन आएगा। तो गवर्नमेंट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लीगली इन्फोर्सेबल बनाने जा रही है, पर क्यों ये जरूरी है, इसका क्या मतलब, कोई सिक्योरिटी या इकोनॉमिक इंपैक्ट है क्या, तो ये पूरी क्लैरिटी आज हम समझने वाले हैं। तो पहले तो न्यूज समझ लो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इन्होंने एक नया नियम इंट्रोड्यूस किया है जिसे लीगल मेट्रोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2025 जो है वो कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में जो है वो मान के चलो कि 90% चांसेस हैं कि एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और डायरेक्ट ये लोग तो मिनिस्ट्री जो है वो पूछ लेते हैं कि ये फलाना किस मिनिस्ट्री से जो है वो एसोसिएटेड है। बात समझ रहे हो? ऐसी चीज है। तो सबसे पहले तो ये लिख लो, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इन्होंने जो है वो क्या इन्होंने कोलैबोरेट किया है CSIR NPL के साथ, इसरो के साथ, और उन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2025 को जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। ये पूरी चीज है वो आप लिख लो। अब ये चीज है क्या, इसको हम लोग जो है वो समझेंगे। तो देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अब ऑफिशियली हर जगह अप्लाई होगी। IST ऑफिशियली हर जगह अप्लाई होगी, और ये रूल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और इसरो के कोलैबोरेशन से बनाया गया, जो मैंने आपको बताया। ये इनिशिएटिव फॉरेन टाइम रेफरेंस पर डिपेंडेंसी खत्म करेगा और नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करेगा। अब सवाल उठता है कैसे, तो आओ उससे पहले हम लोग को जो है वो समझना पड़ेगा कुछ फैक्ट्स जो अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है? अब इंडिया का जो IST है वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड मिर्जापुर पर है ना? ये क्वेश्चन आता है कि हमारा जो टाइम जो है वो किस लॉन्जिट्यूड पर है, तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पर। और ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, और ज्योग्राफी पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब मुझे सिंपली बताओ कि ग्रीनविच मेरिडियम टाइम, GMT जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहां पर लोकेटेड है? इसी के नाम में ही उसका नाम वैसे तो छुपा हुआ है। और इंडिया का आपसे पूछेंगे, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहां से गुजरता है, कौन से लॉन्जिट्यूड पर है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड जो मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर से ये टाइम की जो लाइन होती है वो गुजरती है, लॉन्जिट्यूड जो होता है वो गुजरता है, जिसको हम लोग सेमी सर्कल जो है वो बोलते हैं। याद रखना, लॉन्जिट्यूड को सेमी सर्कल कहा जाता है, इन लाइनों को जो मैप्स पर ग्लोब पर आपको दिखाई देती है, और लैटिट्यूड को सर्कल कहा जाता है क्योंकि वो सर्कुलर है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, और छोटी सी गलती दिक्कत क्रिएट कर सकती है। आपको पता है कि धरती जब गोल घूमती है, तो जैसे ही अब आपको एक चीज तो पता है कि धरती पूरा अपना चक्कर लगाती है एक पूरे दिन में। यस, पूरी गोल घूमती है धरती एक दिन में, है ना? तो ऐसे हमने 24 टाइम जोन जो है वो बनाए हुए हैं। कितने? 24। मतलब 24 ये लाइंस हम लोग को देखने को मिलती हैं, जिस पर पूरा एक एक घंटा जो है वो बेस हम लोग को देखने को मिलता है। और ये कहा जाता है कि धरती जैसी 4 डिग्री मूव करती है ना, ईस्ट की तरफ धरती अगर 4 डिग्री मूव करेगी, अब ऑब्वियसली बात है कि वेस्ट टू ईस्ट पे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, बट जैसी 4 डिग्री मूव करती है, तो टाइम जो है वो एवरी 4, सॉरी, 1 डिग्री मूव कर रही है तो 4 मिनट टाइम जो है वो बढ़ गया है, 1 डिग्री का 4 मिनट्स, और 15 डिग्री का, 15 डिग्री का 1 घंटा। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना कि 1 डिग्री जैसी धरती जो है वो गोल घूमती है,
तो टाइम जो है वो 4 मिनट आगे बढ़ता है, और 15 डिग्री जैसी धरती घूमती है तो टाइम जो है 1 घंटा आगे बढ़ता है। राइट, तो ये चीज समझना जरूरी है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट में, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लंदन से इंडिया तक में कितना डिफरेंस है। तो आपने देखा होगा अपनी क्लॉक में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की क्लॉक में +5:30 लिखा रहता है ना। तो ये +5:30 जो है, इसका मतलब ये है कि ग्रीनविच लंदन से इंडिया में 5.5 घंटे का जो है वो फर्क है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये बेसिकली पूरे दुनिया भर को इन्होंने इस प्रकार से जो है वो डिवाइड किया हुआ है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लफड़ा यही था कि हमारा वेस्ट और ईस्ट का जो एक्सटेंट था वो बड़ा था। इसलिए कई बार ये भी तर्क लाए गए कि हमारे पास 2 टाइम जोन होना चाहिए। राइट, बट हमने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर 2 टाइम जोन हो जाएंगे तो इंडिया के अंदर बैंकिंग, रेलवेज, इन सब चीजों में काफी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। राइट, जो डेली जो काम होता है वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया के बीच में, तो या फिर नॉर्थ इंडिया का ईस्ट इंडिया के साथ, तो इसमें बहुत दिक्कतें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी अगर हमने 2 टाइम जोन रख लिए तो। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये तो मतलब डेप्थ में थोड़ा सा मैं भी आपको ले गया। ये सब बातें जो है होती हैं जनरल स्टडीज के अंदर, तो इसलिए हमेशा जनरल स्टडीज पर अपनी पकड़ जरूर बना के रखो। और इसलिए हमारे कोर्सेज के लिए भी मैं आपको कहता हूँ कि इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि सबसे ज्यादा टाइम जोन उन कंट्री का होता है जो कंट्री बहुत बड़ी होती है साइज में, जैसे कि रशिया, तो इसका स्टेटमेंट सही है या गलत है? बस इतना बता दो। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि सबसे पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा टाइम, बड़ा टाइम जोन जो है वो रशिया का है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है वो उसका बड़ा है। बोलो हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में अभी के भी इसका आंसर लिखो। नहीं गाइस, आपको वो सुनकर, जिनको नहीं पता उनको सुनकर हैरानी होगी, फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन है। क्यों? क्योंकि आज भी अलग अलग क्षेत्र में उसकी टेरिटरी है, पूरे दुनिया भर में फैली हुई है। एक बार सर्च करना, मजा आएगा गूगल में। ये आज का आपका टास्क है। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग को जो है वो पता लगती है। तो आप पढ़ाई को जो है वो इंटरेस्ट की तरह लो, उसकी तरह बर्डन की तरह मत लो, है ना। तो इंडिया में एक से ज्यादा टाइम जोन की सजेशन ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। और 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्जिट्यूड है, मिर्जापुर, ये 1906 में ब्रिटिश रूल के टाइम पे स्टैब्लिश हुआ था। चाहो तो ये फैक्ट भी जो है वो लिख सकते हो कि ये जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जो है, जो लॉन्जिट्यूड पे सेट किया है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये ब्रिटिश रूल के समय पर मिर्जापुर पे हमने सेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट। अब गवर्नमेंट का फोकस है एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम से सब इंडस्ट्रीज और डिजिटल नेटवर्क सिंक हो सके। तो नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट भी इसका हम लोग को देखने को मिलता है। कारगिल वॉर 1999 के टाइम पे इंडिया फॉरेन सैटेलाइट्स के टाइम सिंक पे डिपेंडेंट था, जो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क था। अब नेविक बेस्ड टाइम डेसिमिनेशन सिस्टम से इंडिया अपने टाइम कीपिंग में सेल्फ रिलायंट बन सकता है। यानी कि हम लोग को जब भी कोई मतलब अब ऑब्वियस ही बात है कि आप अगर इंटरनेशनली किसी से जो है बात कर रहे हो, तो आप फॉरेन टाइम जोन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हो। बट अब हम फॉरेन टाइम जोन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे, जिससे कि इन फ्यूचर दूसरी कंट्रीज जो है वो हमारे टाइम जोन पर डिपेंडेंट हो फिर। तो कितनी बड़ी एक चीज पर जो है वो काम चल रहा है। स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, टेलीकॉम और पावर ग्रिड्स के लिए एक्यूरेट टाइम कीपिंग बहुत जरूरी है। जीपीएस और फॉरेन सर्वर्स पर डिपेंडेंसी जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ये लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 के जो लाए गए हैं उसके। देखो, आईएसटी का मैंडेटरी एडॉप्शन करना, पहली चीज इन्होंने बोला कि आईएसटी को मैंडेटरी अडॉप्ट करो।
CSIR NPL इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का ऑफिशियल कस्टोडियन होगा। फॉरेन टाइम सोर्सेज जैसे कि जीपीएस का उपयोग सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद अलाउड होगा। फिर क्रिटिकल सेक्टर में भी सिंक्रोनाइजेशन बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल सिस्टम्स, टेलीकॉम कंपनीज, पावर ग्रिड्स, इनको अपने सिस्टम्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सिंक करना पड़ेगा। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रेसिशन टाइम प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। 5 नए टाइम कीपिंग लेबोरेटरीज स्टैब्लिश की जाएंगी बेटर एक्यूरेसी के लिए, और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स का उपयोग होगा चीजों को फास्ट जो है वो रखने के लिए, है ना। फिर इसके अलावा एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी आईआईटी कानपुर, सेबी, सीईआरटी आईएन, मतलब इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकती है इनकी, जो पूरी चीजों को मॉनिटर करेगी, और अगर कोई तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स को तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बट इसको इम्प्लीमेंटेशन करना अभी के लिए इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि आज भी ज्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर्स जीपीएस टाइम पे डिपेंड करते हैं जो यूएसए का है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए उन्हें मेजर सिस्टम अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। दूसरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और ट्रेड में यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड यूटीसी फॉलो होता है। आपने देखा होगा काफी सारी इंटरनेशनल अगर आप ट्रेड वगैरह करते हो तो यूटीसी के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और यूटीसी सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। गांव क्षेत्रों में, इंडिया के गांव एरियाज में, रिमोट एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वीक है। तो एक्यूरेट टाइम डिसेमिनेशन कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलेगा। टाइम सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम साइबर अटैक्स के प्राइम टारगेट हो सकते हैं, और अगर ये हैक हो जाए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिफेंस कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो सकता है। तो इसके बहुत सारे हम लोग को प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, राइट। और बेनिफिट तो मैंने आपको जो है वो इसका बताया ही ऑलरेडी, वन नेशन वन टाइम का, राइट। आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि नेशनल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी, डिफेंस मिलिट्री में बेटर एक्यूरेसी होगी, स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल सिस्टम और एक्यूरेट और एफिशिएंट बनेंगे, पावर ग्रिड्स और एआई सिस्टम और सटीक ऑपरेट करेंगे, बेटर पब्लिक सर्विसेज मिलेगी बेटर सिंक्रोनाइजेशन से। मुझे पता है कि अभी भी आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको अभी भी ये टॉपिक समझ में आ ही नहीं रहा होगा, दिमाग के ऊपर से आ रहा होगा। आई नो वेरी वेल कि किस टॉपिक में आप बढ़िया रहते हो और किस टॉपिक में आपकी बत्ती गुल हो जाती है। इस टॉपिक में मैं गारंटी दे रहा हूँ काफी सारे लोगों की बत्ती गुल हो रही होगी कि ये है क्या भाई, वन नेशन वन टाइम। सर आपने इतनी सारी बातें तो बता दी, ठीक है, एक चीज हमें क्लियर हो गई कि यार ये लोग जो है वो कुछ मतलब इसको अपना आत्मनिर्भर बना रहे हैं टाइम को। तो ये सर आत्मनिर्भर कैसे बनता है टाइम, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखो भैया, सिंपली मैंने आपको बोला था ध्यान से सुनना, जिसने ध्यान से सुना उसको अभी तक समझ में आ गया होगा, बट नेचुरल है काफी, ये टॉपिक टिपिकल टाइप का है तो काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब मैं जो चीज बोलूंगा उसमें सबको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जब आप एक ऑफिसर बनोगे, राइट, आने वाले समय में ये आपकी ट्रेनिंग है, ठीक है। आपको जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च करवाना पड़ेगा, हाँ, तो आप उसके टाइम की एक्यूरेसी, ऑब्वियसली बात है कि सैटेलाइट डेटा के थ्रू पूरी चीजें पॉसिबल होती हैं। तो टाइमिंग जो है वो क्या है, जीपीएस के थ्रू पता लग रहा है, मतलब सैटेलाइट की एक्यूरेसी जीपीएस के थ्रू, है ना। आज की डेट में कम्युनिकेशन के लिए और लोकेशन ट्रैकिंग के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग होती है। हालांकि हम अपने नेविक को तैयार कर रहे हैं इसलिए हम ये आत्मनिर्भरता, और तैयार हो चुका है हमारा नेविक। हमारा एक नेविक सिस्टम है इंडियन जीपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो वो तैयार रेडी है आज की डेट में, तो इसलिए हम ये टाइम जोन की तरफ आ गए। तो हमें क्या होता था, दूसरी कंट्री के टाइम के हिसाब हिसाब से चलना रहता था। इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर हम करें तो उसमें हमें दूसरी कंट्री के यानी कि यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से चलना पड़ रहा है। बट अब हम अपने खुद के टाइम के हिसाब से चलेंगे जिसको हमने स्टैंडर्डाइज बना दिया है कि नहीं भाई, अब हम अपने टाइम जोन को फॉलो करेंगे, और हमारे यहाँ की जितनी भी कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज हैं उनको क्लियरली बोल देंगे कि यू हैव टू फॉलो अवर ओन टाइम जोन, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो चीज़ों को करना है। तो मतलब एक आत्मनिर्भरता होती है कि हम फॉरेन कंट्री के टाइम जोन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। समझ रहे हैं आप, ये चीज़ है। तो अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल होगा तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की आवश्यकता है।
साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिंक्रोनाइजेशन का कंप्लायंस इंश्योर करे, है ना। पब्लिक अवेयरनेस हम लोग को बढ़ानी है फाइनेंशियल सेक्टर, टेलीकॉम, स्टॉक एक्सचेंज, इंडस्ट्रीज के अंदर, और पूरे दुनिया भर के मार्केट और यूटीसी के साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम सिंक्रोनाइज जो है वो करे, उसका हम मैकेनिज्म जो है वो डेवलप कर पाए। तो वन नेशन वन टाइम इनिशिएटिव एक फ्यूचरिस्टिक और स्ट्रैटेजिक मूव है। अगर सही तरीके से ये इंप्लीमेंट हो गया तो इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो यही था बस पूरा ओवरऑल टॉपिक इसमें, और इसमें ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, दैट्स इट। क्लियर पूरी कहानी अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक तो मेरे ख्याल से रिपीटेड ही हो गया, एंटी वेनम से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आई थिंक पहले भी इस टॉपिक को जो है वो हम लोग कवर अप जो है वो कर चुके हैं, आपको शायद याद हो तो और सांप का टॉपिक है, मेरे को तो बड़ा डर लगता है भाई सांप से। आप लोग को भी लगता है तो बताना। मेरे को तो बहुत डर लगता है, दूर में अगर सांप को देख लूं तो मैं दौड़ लगा दूं। और सांप से ज्यादा पता नहीं क्यों मुझे छिपकली से लगता है। सांप तो चलो फिर भी ठीक है, छिपकली से ज्यादा लगता है। छिपकली कहीं दूर दिख जाती तो अपन जाते ही नहीं उधर। पता नहीं ऐसा है कुछ फियर अंदर से। आप लोग को ये तो बताना, या किस चीज का आपको फियर है। तो चलो, मेरे एक और बड़ा स्ट्रेंज फियर है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी उंगली कट जाएगी लिटरली। जैसे आप वो देखते हैं ना लिफ्ट जो होती है, जिसमें आपने देखा वो शटर वाली लिफ्ट होती है, काला कलर का वो शटर गेट होता है, उसको खोलते हैं बंद करते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसी लिफ्ट में जब मैं घुसता हूँ तो मैं अपने दोनों मतलब जेब में दोनों हाथ डाल लेता हूँ। राइट, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरे अपने आप हाथ निकलेंगे और वो उसके शटर में फंस जाएगा, और कोई उस शटर को तेजी से बंद कर देगा, मेरी उंगली कट जाएगी। पता नहीं ऐसा है कुछ। हर बार मैंने अपने आप को नोटिस किया है। और कहीं जैसे शार्प ऑब्जेक्ट वगैरह दिखते हैं ना, तो मैं पहले जैसे चाकू वाकू है ये सब चीजें, तो पता नहीं क्या एक है रहता है, अलग लोगों को अलग अलग फोबिया होता है। किसी को ऊंचाई का होता है, किसी को पानी का होता है, मुझे ऊंचाई का नहीं है, पानी का नहीं, किसी चीज का नहीं है। मुझे इसका है बड़ा स्ट्रेंज टाइप का कि मेरी उंगली कोई काट देगा, पता नहीं क्यों। तो आओ अपन अभी इस सांप वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट आई है भाई, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक बाइट डेथ रिकॉर्ड करता है। सबसे ज्यादा स्नेक बाइट से होने वाली डेथ इंडिया में। क्यों? अरे बेवकूफी करते हैं ना लोग यार। सांप ने काटा नहीं कि वो बाबा बाबा को बुलाना शुरू कर दी, बाबा के पास चले गए, जहर उतरवा रहे हैं। अरे भाई तुरंत एंटी वेनम वो लेना है, ड्रग लेना है, दवाई लेनी है, तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। बताया जाता है कि हर साल 1.2 मिलियन से ज्यादा लोग सांप काटने से अफेक्टेड होते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड अब कीड़ा भी है ना लोगों में, दिक्कत लोगों के साथ भी है। और इसमें मेल्स जो है वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानबूझ के हरकत कर रहे हो, सांप जा रहा है तो बेचारा उसके पीछे बढ़ गए कि चलो यार इसकी पूंछ पकड़ेंगे इसकी, देखे तो अरे वो जहरीला सांप है भाई। तुम बेजबरन में जाते हो सांप को छेड़ रहे हो, उसकी पूंछ पकड़ रहे हो, ये कौन सी तरीका हुआ? हरकत ही होता है आदमी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्नेक बाइट को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर किया है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या क्या डिक्लेयर किया? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। लिख लेना भाई कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्नेक बाइट को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर किया है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसेस हैं। गांव क्षेत्रों और एग्रीकल्चर वर्कर्स इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं। बिग फोर स्नेक्स का एक फैक्ट हम लोग को है वो देखने को मिलता है। बिग फोर स्नेक्स इंडिया में कितने प्रकार के जहरीले सांप हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो बिग फोर स्नेक्स आपको ध्यान में रखना है, जिसमें इंडियन कोबरा, लिख लेना, इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेथ, रसेल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। इसकी ये जो साइंटिफिक नेम है ना यार, ये भी लिख लेना यार। क्या होता है ये साइंटिफिक नेम, ये लोग कई बार जो है वो पूछ लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा काटते हैं क्योंकि लोग लोग पगले हैं ना यार, लोग इनके पीछे ज्यादा जाते हैं कि कोबरा देखेंगे भैया गले में डाल के घूमेंगे कोबरा, बेटा कान काट लेगा वो। फिर स्नेक से होने वाली डेथ एक हिडन क्राइसिस है। हर साल 58,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। 3.6 मिलियन लोग स्नेक बाइट की वजह से डिसेबल हो गए। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स में डिले कर देते हैं, जिससे भी कई बार डेथ हो जाती है। सोचते हैं लोहा घिस लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अबे स्नेक ने काटा, बेवकूफी थोड़ी ना है।
कई बार लोगों को वो भी होता है कि अरे तो पानी वाला सांप था, थोड़ी देर बाद वो टे बोल दिया बंदे ने, पानी वाला सांप था। तो गाइस देखो, एंटी वेनम इसका ट्रीटमेंट होता है। अब ये एंटी वेनम कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। स्नेक का जो जहर होता है ये एक डेडली टॉक्सिन होता है। वेनम बेसिकली एक प्रोटीन मिक्सचर होता है जो ब्लड सेल्स और नर्वस सिस्टम को डिसरप्ट करता है। जो भी हम लोग को देखने को मिलता है ना जहर, जहर पूरे ब्लड सेल्स, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम उसको गड़बड़ कर देगा, मतलब आपका खून जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, है ना। अब होता क्या, हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं कि ये जो सांप का जो वेनम जो होता है, एनिमल्स जैसे कि ज्यादातर घोड़े हुए, इसमें इंजेक्ट करके इसको बनाया जाता है एंटी वेनम को, याद रखना। एंटी वेनम जो है वो बनता कैसे, ये बेसिकली हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि घोड़ा, घोड़ा जो होता है ज्यादातर, राइट, तो उसके अंदर जो है वो घोड़ा हुआ, ये शीप हुई, भेड़ हुए, इन एनिमल्स में जो है वो इसको इंजेक्ट जो है वो किया जाता है, राइट। फिर उसमें जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है वो निकाल लिया जाता है। तो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होती है, यानी कि जैसे शीप और घोड़े को जो है वो किसी ने काट लिया, राइट, या फिर आपने शीप और घोड़े को रखा और उसमें सांप का जो है वो जहर डाला, तो जो उसकी बॉडी, घोड़े और शीप की बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज अपने आप की बचाव के लिए, हमारा उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप को बचाने के लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, उसी प्रोटीन को ये निकाल लेते हैं और उसको एज अ एंटी वेनम के तौर पर जो है वो यूज करते हैं। याद रखिएगा, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं जो जहर को न्यूट्रलाइज कर देती है ना। तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के एंटी वेनम हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक है, वो एक होता है पॉलीवेलेंट एंटी वेनम और दूसरा होता है मोनोवेलेंट एंटी वेनम। तो याद रखना, ये एंटी वेनम से रिलेटेड ये वाला पॉइंट तो लिख ही लेना, ये पूरा पॉइंट कि किस प्रकार से एंटी वेनम प्रोड्यूस है वो होता है, बनता कैसे। और एक और चीज है वो लिख लेना, इसमें दो प्रकार के एंटी वेनम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है टाइप्स में, यहां पर दिया होगा। बिग फोर के बारे में तो आपने लिख ही लिया है, टाइप्स नहीं दिया गया यहाँ पर, दिया तो होना चाहिए वैसे, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा तो, पॉलीवेलेंट एंटी वेनम एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, एक टाइप ये है। और दूसरा टाइप जो है वो मोनोवेलेंट एंटी वेनम हम लोग को देखने को मिलता है, मोनोवेलेंट। ठीक है, एक लिख लो पॉलीवेलेंट और दूसरा लिख लो मोनोवेलेंट। पॉलीवेलेंट जो होता है, इसके बारे में आपको बताऊं तो इंडिया में बिग फोर स्नेक्स के वेनम के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। तो अगर इन बिग फोर स्नेक्स ने काट लिया, ये वालों ने, तो उसमें आप जो एंटी वेनम लगाओगे वो पॉलीवेलेंट एंटी वेनम होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या है, मोनोवेलेंट एंटी वेनम, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्नेक के जहर को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्नेक, यानी कि ये फलाना सांप है, उसने काट दिया तो फिर उसी को, उसी स्नेक से छुड़वाने के लिए ये वाला मोनोवेलेंट जो है वो एंटी वेनम लगता है। लेकिन अगर एंटी वेनम अवेलेबल है फिर भी डेथ्स क्यों होती है, तो आओ इसको भी आपको समझना जरूरी है, जो कि है चैलेंजेस। भाई हमारे पास पूरी व्यवस्था है, उसके बाद भी डेथ हो रही है, तो चक्कर क्या है भाई आखिर आज, आज मतलब इसमें, तो ये समझो। तो यार देखो, गांव क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कमी है, ज्यादातर स्नेक बाइट्स रूरल एरियाज में होते हैं जहां हॉस्पिटल्स दूर होते हैं। एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का सिस्टम काफी वीक होता है गांव क्षेत्रों में, तो लोग हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। फिर बिग फोर के अगेंस्ट बनाए गए एंटी वेनम सब स्नेक के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होते। कई बार जो है वो लोगों को पता नहीं होता कौन से सांप ने जो है वो काटा है। फिर प्रॉब्लम क्या होती है, डॉक्टर जब पूछता है तो वो बताते हैं कि यार वो काला था यार, बड़ा डेंजर था, उसकी मूंछ थी। ये कौन सा तरीका हुआ यार, क्योंकि जब सांप ने काटा डर गए वो, डर के मारे दिमाग ने जो है वो देख लिया कि अरे बाप रे इच्छाधारी नाक था ये तो, कि साहब वो इच्छाधारी नाक था। ऐसे ही करते हैं लोग, क्या करें अब डॉक्टर भी क्या करे बेचारा। तो पॉलीवेलेंट लगा दिया उन्होंने एंटी वेनम। तो हमने देखा पॉलीवेलेंट तो सिर्फ बिग फोर में काम करा, बिग फोर स्नेक था ही नहीं जिसने उसको काटा। किंग कोबरा, पिट वाइपर, ऐसे स्नेक के लिए स्पेशलाइज्ड एंटी वेनम है जिसको मैंने आपको बताया मोनोवेलेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। फिर एंटी वेनम का प्रोडक्शन काफी महंगा होता है और इस वजह से हर हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं होती। कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक काफी कमजोर है। बहुत जगह लोग स्नेक बाइट के बाद झाड़ फूक के पास जो है वो चले जाते करवाने, बाबा के पास है, जिसके कारण ट्रीटमेंट और डिले हो जाता है, तो इंसान टैब हो जाता है उस बीच। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब सोल्यूशन क्या लें भाई, तो पहले तो देखो यार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है
कि 2030 तक सांप से होने वाली डेथ को 50% रिड्यूस करना, ये लिख लो भाई। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट ई वेनमिंग। तो ये हमारा भी गोल है, डब्ल्यूएचओ का भी गोल है। तो ये इंडिया का सोल्यूशन है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्नेक बाइट। इस हमने डब्ल्यूएचओ के गोल को अडॉप्ट किया है। और इंडिया में एक स्ट्रक्चर्ड स्नेक बाइट रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने की जरूरत है। सिंथेटिक एंटी वेनम डेवलप किए जा रहे हैं जो और सेफ होंगे और थोड़े सस्ते भी पड़ेंगे। गांव क्षेत्रों में स्नेक बाइट से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन से स्नेक का जहर जो है वो बॉडी में गया है, तो थोड़ा सा हेल्प जो है वो मिल सकती है ट्रीटमेंट में। फिर गांव क्षेत्रों में फर्स्ट एड से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है, और इस मिथ को तोड़ना है कि भाई बाबा बाबा के पास जाने से पहले, बाबा के पास चले आना कोई दिक्कत नहीं, बाबा के पास आप चले जाइए, आस्था को आपकी ठेस नहीं पहुंचाइएगी, बट उससे पहले आप जो है वो डॉक्टर के पास जो है वो चले जाओ। डॉक्टर के पास चले जाओ, इंजेक्शन लगा लो, फिर बाबा के पास बैठे रहना, बाबा जो बोले सुनते रहना। बीन बजा ले तो बीन सुनना, नाचना, बढ़िया, क्या दिक्कत है। फिर अगली बार ऐसा काम मत करना कि सांप की पूंछ पकड़ रहे हो, सोच रहे हो कि सांप को गले में बैठा के घुमाएंगे। लोगों को आइडिया नहीं होता ना, नौटंकी होते हैं लोग बाग, क्या बोले आप। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। ये तो अपने कर लिया ना मेरे ख्याल से, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स का टॉपिक। चलो ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज हुआ है अभी, इंडियन स्टेट की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फिजिकल परफॉर्मेंस को एनालाइज करता है ये। फिजिकल हेल्थ के बारे में तो एक अभी बीच में आया भी था एक आर्टिकल, कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है वो कितने घाटे में है, कितने नुकसान में है ना। अब कुछ स्टेट्स की इकोनॉमी स्ट्रांग है, बट कुछ स्टेट्स की वीक है। डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि कर्जा बहुत ज्यादा है, ये तो पढ़ चुके हैं यार वैसे अपन। फिजिकल डेफिसिट भी हाई हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ फिजिकली वीक स्टेट्स को वार्निंग दी है कि उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंप्रूव करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट का नाम जो है वो लिख लेना, कि नीति आयोग ने जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025। रिपोर्ट के अंदर 18 मेजर स्टेट्स जो है 5 इंडिसेस के आधार पर उनका इवैल्यूएशन किया गया। ओडिशा की रैंक जो है वो सबसे हाईएस्ट आई है, राइट। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा। ये 67.8 वगैरह याद मत रखना, ओडिशा पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो लिख लेना भले ही। समझ गए आप। तो क्या है ये फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, नाम से में आ रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जो राज्यों की फिजिकल हेल्थ का असेसमेंट करता है, कि मतलब उनकी कमाई कैसी हो रही है, खर्चे कैसे हो रहे हैं। तो स्टेट का फाइनेंशियल इंडिकेटर, जैसे रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, कितना कर्जा है उनके ऊपर, फिजिकल डेफिसिट, राइट, राजस्व घाटा जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि सरकार जो है वो कितने लॉस में है, उसको एनालाइज करते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, कुछ पैरामीटर्स के आधार पर ये चीजों को आइडेंटिफाई जो है वो करते हैं। जैसे रेवेन्यू परफॉर्मेंस, कितना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, स्टेट राज्य जो है वो कितना खर्चा कर रही है और कितनी इनकम आ रही है उसमें, राज्य का डेट टू जीडीपी रेशियो सस्टेनेबल है या नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा कि पूरी कमाई लोन चुकाने में ही जा रही हो, डेवलपमेंट स्कीम्स और वेलफेयर प्रोग्राम्स में कितने पैसे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें भी जो है वो देखी जाती है। तो ये इंडिकेटर्स अगर याद रखना चाहो तो ये 5 इंडिकेटर्स के आधार पर एनालिसिस किया जाता है, तो वो याद रख लेना। बाकी कुछ खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबीआई और नीति आयोग के कोलैबोरेशन से ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, तो ये वाला फैक्ट जरूर मेंशन जो है वो कर देना, कि ये इंडेक्स जो प्रिपेयर करते हैं ये लोग, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है अभी, इसमें आई थिंक नहीं लिखा, आप जो है वो लिख लो अलग से। ये इंडेक्स जो प्रिपेयर किया जाता है, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि आरबीआई की मदद से, ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल है ना, नेचुरल है भाई, कि आरबीआई इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगी ही होगी, और नीति आयोग। तो आरबीआई नीति आयोग दोनों कोलैबोरेट करके ये प्रिपेयर करता है, स्टेट्स को बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग में ये इंडेक्स गाइड करता है, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स टॉप 5 है, इनके नाम लिख लेना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, केरल, बेस्ट परफॉर्मिंग की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। ओडिशा तो हाईएस्ट है, ये मैंने आपको जो है बता ही दिया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग ने अच्छा जो है वो काम किया हुआ है। तो ओडिशा टॉप परफॉर्मर है, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात,
इन सभी स्टेट्स ने डेट मैनेजमेंट में अच्छा काम किया है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया है ना। गोवा, तेलंगाना, ओडिशा, इन्होंने रेवेन्यू जनरेट काफी अच्छा किया है। आप तो सिर्फ वो तीन चीजें लिखो जो मैंने भी आपको बताई, वो स्टेट्स के नाम बस। ओडिशा, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, इन्होंने भी अच्छा नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। पंजाब, वेस्ट बंगाल के अंदर अच्छी तरीके से जो है उन्होंने इकोनॉमिक चैलेंजेस को जो है वो रिजॉल्व किया। पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, यहां पर थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिला कि स्ट्रेस तो है, फाइनेंशियल स्ट्रेस इन एरियाज पर। बस ये उसके बाद दो तीन स्टेट्स के बस नाम ध्यान में रखना जो टॉप थ्री मैंने आपको बताया। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में हालांकि पंजाब आ गया है, वेस्ट बंगाल भी है, बिहार भी है, झारखंड है, राजस्थान है। ठीक है। चिंता यही है कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो कुछ स्टेट्स में 40% से ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिजिकल डेफिसिट 3% से ज्यादा बढ़ना इकोनॉमिक स्ट्रेस का एक सिग्नल होता है। गवर्नमेंट जो है वो उनकी बोरिंग डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और लोन बहुत ज्यादा है। तो इंडेक्स सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है गाइस, ये एक वार्निंग भी दे रही है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसको सुधारने की जो है वो आवश्यकता है। बस यही चीज इस टॉपिक के अंदर थी, बाकी और कुछ खास नहीं था इंडेक्स से रिलेटेड, क्योंकि ये वाले टॉपिक जो है वो लगातार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। राइट। अब एक बढ़िया एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद ट्राई करना इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। ठीक है। तो क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स ले सकती है? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन ये उठता है, क्या पुलिस किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स ले सकती है? आगे चल के आप आईपीएस वगैरह बनोगे तो आपको ये अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या, एक और क्वेश्चन बनता है, क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन है ये? और क्या फिंगरप्रिंट्स कोर्ट में वैलिड एविडेंस होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्हीं सब लीगल पर्सपेक्टिव को मैं आपको समझाने वाला हूं, पहले ध्यान सुनना फिर उसका ये आंसर लिखना। तो देखो यार, सबसे पहली चीज तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये एक इंपॉर्टेंट कानून है जो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को न्यू पावर्स देता है। ठीक है। अब देखो, इस कानून के इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है कि पुलिस अब किसी भी अरेस्टेड व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स और रेटिना स्कैन ले सकती है इस नए कानून के तहत। राइट, कि अब कानून बना दी कि भाई पुलिस लेती है अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, है ना, कि कोई भी किसी को भी जब अरेस्ट होता है तो उसकी ये पूरी ली जाएगी, राइट, आइडेंटिफिकेशन। ये कानून सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होगा जो 1 साल से ज्यादा की सजा वाले ऑफेंस में अरेस्ट हैं, यानी कि सभी अरेस्टेड लोग नहीं, उन लोग जिनको 1 साल या उससे ज्यादा की सजा के लिए अरेस्ट किया गया है अभी, है ना। और कलेक्टेड फिंगरप्रिंट्स को 75 साल तक डेटा रिकॉर्ड्स में रखा जा सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस डेटा को मैनेज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान में रखना है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये टॉपिक समझते समझते आप लिखते भी जा रहे हो ना, नोट्स बनाते जा रहे हो, इसके इसके बनाते रहना नोट्स। अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इससे और फास्ट होगी और एक्यूरेट होगी। रिपीटेड ऑफेंडर्स को ट्रैक करने में आसानी मिलेगी और आप एक डिजिटल फॉरेंसिक एविडेंस अपना तैयार करके रखोगे। लेकिन क्या किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स लेना उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है? तो आओ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझते हैं। तो देखो, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। मतलब ये क्या कहता है, ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन जो है वो देता है व्यक्ति को, है ना। किसी भी, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम करे तो वो खुद के अगेंस्ट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। राइट। ये चीज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दी है कि वो खुद बयान देकर खुद खुद के अगेंस्ट एविडेंस नहीं देगा वो। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता, है ना। इसका बेसिक मीनिंग है कि पुलिस या कोर्ट किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपने खुद के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट दे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि फिंगर प्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स और हैंडराइटिंग स्पेसिमेंस टेस्टिमोनियल कंपल्शन में नहीं आते। तो फिंगरप्रिंट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का हिस्सा नहीं होते हैं। पर ऐसा क्यों? तो कोर्ट के जजमेंट से समझ लो।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लियर किया है कि बायोमेट्रिक एविडेंस जैसे फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल और ब्लड टेस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर नहीं आते हैं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एक हम लोग को काथी कालू ओगढ़ 1961 का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिंगरप्रिंट टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं है। फिर ऐसे ही एक सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक का केस था 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन फिंगरप्रिंट्स को अलाउ किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कन्फेशन एक मेंटल प्रोसेस है जो फोर्सफुली नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल्स और ब्लड सैंपल्स एक फिजिकल एविडेंस है जो आरोपी की विल पर डिपेंड नहीं करते, उसकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करते, है ना। भाई देखो, कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में कन्फेस कर रहा है, राइट, तो हो सकता है कि मेंटली वो अपने आप को जो है वो उसने प्रिपेयर किया हो, राइट, और या जानबूझ के झूठा कन्फेशन दे रहा हो, है ना, झूठ बोल रहा हो, झूठा स्टेटमेंट दे रहा हो, तो ऐसी चीजें जो है वो मान्य नहीं होती। आपको एक चीज बता रहे हैं कि पुलिस के सामने दिए गए बयान कोर्ट में अवैध होते हैं। यानी कि एक क्रिमिनल अगर पुलिस के सामने बोल दे पिटने से बचने के लिए, आपके साथ होगा कई बार ऐसा, आप एक आईपीएस हो, आपने क्रिमिनल को पकड़ा, वो उसने आपके सामने सच का बोल लिया कि भाई मैंने तो जो है वो 17 लोगों का मर्डर किया है। आपकी हालत खराब, बाप रे, ये तो कबूल लिया इसने 17 लोगों का मर्डर। आपने जैसे ही उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया कटघरे में जज के सामने कि जज मैंने मर्डर नहीं किया, जज इनके फोर्स में आकर मैंने लिखवा दिया, लिखा लिखा हुआ है उसने इसलिए कि उसको मारना पड़े, तो इसलिए तुरंत उसने बोल दिया। बट कोर्ट में मुकर गया क्योंकि चालाक आदमी था, उसको पता है पुलिस के सामने दिए गए बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। बात यहां पर वही है, सेम वैसे ही। बट यहां पर इनने बोला कि भाई आप इसको तो ब्लड सैंपल को तो एविडेंस ले सकते हो, डीएनए टेस्ट बोलते हैं ना, भाई होता ना भाई, ऑब्वियस ही बात है। हैंड राइटिंग सही है आप ही की है कि नहीं है, ये सब एडमिसिबल है एविडेंस के तौर पर। तो ये चीज है। तो कोर्ट ने ये चीज बोली कि फिंगरप्रिंट्स हुई, हैंड राइटिंग सैंपल हुए, ब्लड सैंपल हुए, ये एक फिजिकल एविडेंस है जो आरोपी के इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन नहीं है। समझे। तो ये केस इंडिया में फिंगरप्रिंट्स की एडमिसिबिलिटी को डिफाइन करने का सबसे बड़ा जजमेंट था। तो आपको अब क्लियर हो गया कि फिंगरप्रिंट जो है उनका क्या स्टेटस है, कि हाँ भाई वो अलाउड है। तो कोर्ट ने कहा कि फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग, ब्लड सैंपल्स टेस्टिमोनियल कंपल्शन के अंदर नहीं आते, ये सिर्फ फिजिकल एविडेंस है जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के स्कोप में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिंगरप्रिंट्स को एज अ मटेरियल एविडेंस ट्रीट किया जाएगा, ना कि फोर्स्ड टेस्टिमनी, कि भाई ये मटेरियल एविडेंस है, भाई इसी के थ्रू तो पता लग जाएगा आरोपी है कि नहीं है सामने वाला व्यक्ति। तो अपराधी पर चार्जेस लगे कि उसने एक क्राइम कमिट किया, है ना। तो ये केस का फैक्ट मैं आपको बताता हूं। पुलिस ने अपराधी के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए और क्राइम सीन के फिंगरप्रिंट्स है वो मैच किए। तो आरोपी ने ये आर्ग्यूमेंट किया कि फिंगरप्रिंट्स लेना मेरा अधिकार का उल्लंघन है, मैं नहीं दूंगा अपने फिंगरप्रिंट्स। अबे तेरे को सब देना पड़ेगा बेटा, अपराध करता है और ऊपर से पुलिस के साथ जवान लड़ा रहा है लीगली। तो देखो, हमने अब एक चीज समझ ली है कि आज के टाइम पर फिंगरप्रिंट एज अ एविडेंस का क्या स्टेटस है। तो फिंगरप्रिंट्स कोर्ट में वैलिड एविडेंस है, पहला पॉइंट। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 के बाद फिंगरप्रिंट का लीगल यूज और स्ट्रांग हो गया है। पुलिस किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है 75 सालों तक, जो मैंने आपको बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि फिंगरप्रिंट्स अगर पुलिस लेती है और उसको प्रस्तुत करती है कोर्ट में, तो कोर्ट में वो मान्य होंगे, इसलिए ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन नहीं है। आधार, पासपोर्ट, क्रिमिनल डेटाबेस में फिंगरप्रिंट उपयोग होते हैं। एनसीआरबी के थ्रू ये डेटा इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए एक्सेसिबल है, कि हम जो है वो क्रिमिनल्स तक पहुंच पाए। तो ये पूरी चीज हमने जो है वो अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सीखी। अब ट्राई करो इसका जो है वो आंसर जो है वो देने की। और नेक्स्ट टॉपिक नेविक से रिलेटेड है। ये टॉपिक मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, तो इसका खुद से आप आंसर जो है वो लिखेंगे कि इसका क्या होगा आंसर। नेविक के बारे में जिसको नहीं पता तो टास्क ले लो, पढ़कर जो है वो नेविक के बारे में इसका आंसर लिखो। और आगे चल के नेविक का कोई डिटेल टॉपिक आएगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। और नेविक से रिलेटेड ये एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना है इसका आंसर जो है वो देने की। और ये ज्ञान सर है, ज्ञान सर का पेड कोर्स है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का।
प्रीलिम्स मेंस के लिए ये सब पूरे कोर्सेज अवेलेबल है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी, इन सब किसी की भी तैयारी करो तो तुरंत ज्वाइन कर लो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बिना देरी किए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है गाइस। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना कमेंट्स कर दीजिए, जिसको जो भी चीज पूछनी है मुझसे, और आंसर्स तो जरूर देते रहें कमेंट बॉक्स पे, जरूरी है ये, आप रेगुलरिटी बनाएं। चलिए मिलेंगे अब, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।